दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार की रहने वाली एक महिला की है जिसका नाम भूमि है। कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भूमि है और मैं बिहार की रहने वाली हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे घर में हम 3 लोग हैं, मेरे पति सुमित और मेरा एक 6 साल का बेटा। ये बात उस वक्त की है जब हम तीनों शहर में एक किराए के मकान में रह रहे थे। घर तो बहुत अच्छा था, पर मकान मालिक हर छोटी छोटी बात पर कीच कीच करता रहता था। पानी ज्यादा मत इस्तेमाल करो, लाइटर ज्यादा मत जलाओ। बच्चों के चिल्लाने पर भी उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। मैं और सुमित हमेशा उनकी बात सुन लिया करते थे। क्या करे किराएदार जो ठहरे, लेकिन हर औरत चाहती है उसका एक अपना घर हो जिसे वो अपने हिसाब से सजाए, दीवारों पर अपने परिवार की तस्वीरें लगाए, किचन में अपने सुविधा अनुसार सामान रखे, आंगन के किनारों में रंग बिरंगे फूलों के गमले सजाए, जहां बच्चे खिलखिलाकर खेले कूदे, कोई मनाही नहीं, कोई रोक टोक नहीं। एक रात मैंने सुमित से इस बारे में बात की। मैंने उसे कहा, अजी, हम लोग अपना घर कब खरीदेंगे? सुमित ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, भूमि, कैसी बात करती हो? इस महंगाई के जमाने में अपना घर खरीदना तो बस एक सपना ही बनकर रह गया है। मुझे भी यह सच्चाई पता थी कि हमारे पास इतने पैसे कहां। आदमी को उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो। मैंने इस बात पर और जोर न डाला और मैं करवट बदलकर सो गई, लेकिन सुमित के मन में भी यही सवाल दौड़ रहा था। कुछ दिन बाद सुमित के एक दोस्त ने हमें बताया कि गोगरी गांव में एक घर बिक रहा है। उसका दाम आज के मुकाबले बहुत सस्ता है। तो सुमित एक दिन जाकर घर को देख आए। घर बहुत बड़ा था और सुंदर भी। तो हमने देर न करते हुए कुछ इधर उधर से पैसे जोड़कर घर खरीद लिया। गांव के इस घर के बारे में मैंने पहले भी सुना था, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो दिल को सुकून मिल गया। दूर दूर तक खेत, शांत माहौल और बस इस घर के चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट। मेरे पति ने जब यह जगह पसंद की तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन सस्ते में इतना बड़ा घर मिलना भी एक किस्मत की बात थी। मैंने मन में सोचा, शायद यही हमारी नई शुरुआत होगी। पहला दिन ठीक था। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन मैं इसे नए तरीके से सजाने का प्लान कर रही थी। शाम होते ही गांव वालों ने आकर हमें सलाह दी, इस घर में मत रहो, ये घर भूतिया हैं। मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, कौन भूत प्रेत भाई, ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो मेरी हंसी को ठंडा कर गया। पहली रात जब हम सोने गए तो घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा है और जोर जोर से सांसें ले रहा है। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जब रात के बीच में दरवाजा अचानक अपने आप खट से खुल गया तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने पति को उठाया, पर वो इसे हवा का झोंका कहकर फिर से सो गया। लेकिन मुझे अंदर से एक डरावना एहसास हो रहा था। अगले कुछ दिनों तक छोटी छोटी अजीब चीजें होती रहीं। कभी छत पर किसी के चलने की आवाज, कभी किचन में बर्तन खुद ब खुद गिरने लगते। मेरे पति हर बार इसे नजरअंदाज करते रहे, लेकिन मैं हर बीतते दिन के साथ डर में जी रही थी। और फिर एक रात वो हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात कुछ अलग सा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और कमरे में घुप अंधेरा। अचानक मेरी नींद खुली, जैसे किसी ने मुझे झकझोर कर उठाया हो। कमरे में अजीब सी सिहरन हो रही थी। मैंने धीमे से करवट ली और देखा कि बिस्तर के पास कोई खड़ा था। पहले मुझे लगा शायद ये किसी चीज की परछाई है या मेरे मन का बेहम, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोलकर उस पर नजर टिकाई तो मेरा खून जम गया। मेरे सामने एक बेहद डरावनी चीज खड़ी थी। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं जैसे खून से भरी हो, गाढ़ी लाल रंग की, और उनमें नफरत की ऐसी ज्वाला भरी थी जिसने मेरी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा भावहीन और पीला था, जैसे बरसों से धूप न देखी हो।
उसका सिर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ था और उसके बिखरे हुए बाल इतने लंबे और उलझे हुए थे जैसे सदियों से उसने कंघी न की हो। उसके बाल उसके चेहरे पर लहराते हुए बहुत डरावने लग रहे थे। मैं बस उसकी नुकीली उंगलियों को देख रही थी, लंबे, काले और खतरनाक नाखून, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। उन नाखूनों पर ताजा खून लगा हुआ था जो धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि कमरे का तापमान जैसे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में फंस गई थी। वो और करीब आने लगी और जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, मैंने देखा उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसकी खून से लथपथ जीभ उसके दांतों के बीच से निकल रही थी और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कई आवाजें एक साथ गूंज रही हों। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैर के नीचे से खिसक जाएगी। मेरे सामने वो धीरे धीरे झुकने लगी। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे अंदर तक झांक रही थी, मेरी आत्मा को चीरकर निकालने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा और उसकी नुकीली नाखून मेरे गले को छूने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैं एक झटके में होश में आई। पूरे कमरे में खून की गंध अब भी फैली थी। आखिर कौन थी वो? सुबह जब मैंने अपने पति को यह सब बताया तो उसने मुझे पागल कहकर टाल दिया, लेकिन मैं जानती थी कि यह मेरा भ्रम नहीं था। मैंने उसे सच में देखा था। उसकी आंखें, उसका खून से लथपथ चेहरा, वो सब सच था। वो रात मेरे लिए एक चेतावनी थी। मुझे लगा जैसे उसने मुझे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था और अगले कदम के लिए तैयारी कर रही थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये घर उस आत्मा का है और वो हमें यहां नहीं रहने देगी। हमारे नए घर में ये तीसरी रात थी। गांव का माहौल तो बड़ा शांत था, लेकिन इस घर में कुछ अजीब था। पहली 2 रातें फिर भी गुजर गई, पर तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। रात के करीब 2 बजे थे जब अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अंधेरा घना था और खिड़की से सिर्फ हल्की छानी अंदर आ रही थी। मेरे साथ बगल में मेरे पति सुमित सो रहे थे और हमारा बेटा दूसरे कमरे में। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। मुझे लगा खिड़की खुली रह गई होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो खिड़की बंद थी। फिर एक आवाज आई, किसी के पैरों की खटखट सी आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बिस्तर से उठी और धीरे से बाहर की ओर बढ़ी। अजीब बात थी कि जैसे जैसे मैं हॉल की तरफ जा रही थी, आवाज और करीब आती जा रही थी। मैंने बत्ती जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पूरे घर में अचानक अंधेरा छा गया था। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी और फिर मुझे एक परछाई दिखी। हॉल के दूसरे कोने में हल्की चांदनी में वो परछाई खड़ी थी, लेकिन ये कोई सामान्य परछाई नहीं थी। वो कुछ ज्यादा ही भयावह थी। मेरी सांसें जैसे रुकने लगी और मेरी आंखें उसके हर हिस्से को डर और जिज्ञासा से घूरने लगी। वो एक औरत की आत्मा थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरे दिल में कांटे चुभा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, बहुत उलझे हुए और गंदे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खून से लाल थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत और गुस्सा था जिसे देखकर ही मेरी आत्मा कांप उठी। उसका चेहरा सफेद नहीं बल्कि एक भयानक पीले रंग का था, जैसे उसकी चमड़ी किसी पुराने सड़े हुए शव की हो, और उसकी होंठों से खून टपक रहा था। हर टपका हुआ बूंद जैसे जमीन पर गिरते ही एक और डर पैदा कर रहा था। मैं उसकी गंदगी और सड़ांध बदबू महसूस कर सकती थी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उसके दांत तेज और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के हों। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ था जो मुझे वहीं खड़ा रहने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए। उसके हाथ लंबे और पतले थे, लेकिन जो चीज सबसे भयानक थी वो थे उसके नाखून। नुकीले बड़े बड़े नाखून जिन पर खून के ताजे धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी किसी की चमड़ी को नोचकर फाड़ दिया हो। नाखूनों से खून की बूंदें लगातार टपक रही थी और वो फर्श पर गिरते ही जैसे एक चीख पैदा कर रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी।
उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके हर कदम के साथ जैसे मौत मेरे करीब आती जा रही थी। उसने चीखते हुए कहा, क्यों आए हो यहां? उसकी आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक को हिला दिया। वो आवाज इतनी भारी, इतनी गूंजती हुई थी कि मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर हवा अचानक भारी हो गई हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। वो और करीब आ रही थी। उसके हाथ अब मेरे चेहरे के बहुत करीब थे। उसके नुकीले नाखून मेरे गर्दन तक आ गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसने मेरे गर्दन को पकड़ लिया था। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। उसकी नुकीली उंगलियों से खून की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी। वो खून इतना ठंडा था कि जैसे किसी बर्फ के टुकड़े हों। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम यहां नहीं रह सकते, ये मेरा घर है। उसकी फुसफुसाहट ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसके होंठों से खून टपकना अभी भी जारी था। मैं अब और सहन नहीं कर पा रही थी। मेरी जान सूख चुकी थी। मैं वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, पर आगे बढ़ते ही मैं गिर पड़ी, जैसे मेरे पैरों को किसी ने बांध लिया हो। जैसे ही मैंने नजरें उठाई, वो गायब हो चुकी थी, लेकिन फर्श पर खून की बूंदें अब भी मौजूद थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तो साफ थी, हम इस घर में सुरक्षित नहीं थे। इस घर में कुछ बेहद खतरनाक था, और वो किसी भी कीमत पर हमें यहां रहने नहीं देना चाहती थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं पसीने से भीग गई थी। मैं किसी तरह से अपने कमरे की ओर वापस भागी और दरवाजा बंद कर दिया। काफी देर तक मैं सांसें लेती रही, हांफता रही, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था वो सब मेरे दिल में बुरी तरह से घर कर गया था। वो कोई सपना या भ्रम नहीं था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, और अब मुझे नहीं पता था कि अगले हर कदम के साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक बात पक्की थी, इस घर से बाहर निकलने से ही हमारी जान बच सकती थी। रात के तकरीबन 3 बजे थे। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन घर के अंदर वो खामोशी किसी शमशान की तरह भारी लग रही थी। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, सिर्फ थकावट की वजह से हो रहा है। लेकिन अंदर से एक डर का साया मुझ पर मंडरा रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैं धीरे धीरे अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, जैसे किसी अनजाने खतरे से उसकी रक्षा करनी हो। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मुझे याद है, मैंने रात में दरवाजा बंद किया था। अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने दरवाजे को थोड़ा और धकेला, और जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरी सांसें थम गईं। वहां अंधेरे में बिस्तर के पास वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आकृति पहले तो धुंधली सी दिखी, पर जैसे ही मेरी आंखें उसके शरीर पर टिकीं, मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी, जो मेरी आत्मा को अंदर तक जला रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला और सड़ा हुआ लग रहा था। उसकी चमड़ी झूल रही थी, और उसकी गालों पर दरारें थीं, जिनमें से खून टपक रहा था। उसके होंठ नीले पड़े थे, और उनमें से धीरे धीरे खून की धार बाहर निकल रही थी। वो खून जो उसकी ठोड़ी से होते हुए बिस्तर के नीचे गिर रहा था, मेरे बेटे राघव के बिल्कुल पास। मेरे पैर जड़ हो गए थे। मैं चीखना चाह रही थी, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। उसकी उंगलियां बेहद लंबी और पतली थी, और उन पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। उन नाखूनों पर खून के ताजे धब्बे थे, और वो नाखून बिस्तर की चादर में गहरे धंस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के ताजे खून से लथपथ हो। उसने अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, खून से लथपथ। उसकी आंखें अब मुझ पर घड़ी थीं। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसकी एक एक सांस मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। और फिर उसने एक भयानक हंसी हंसनी शुरू की। वो हंसी बहुत ही डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बर्फ सी जम गई हो। उसकी हंसी के साथ साथ उसकी जीभ उसके होंठों से टकरा रही थी, और खून की बूंदें अब फर्श पर गिरने लगी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो किसी एक की आवाज नहीं थी, बल्कि उसमें कई आवाजें मिली हुई थी,
जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, हर कदम जैसे मेरे पास मौत को और करीब ला रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर हिलने से इनकार कर रहे थे। अब वो मेरे इतने पास आ चुकी थी कि मैं उसकी बदबू महसूस कर सकती थी। उसकी चमड़ी से एक सड़ी हुई लाश की महक आ रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों को घूर रही थीं। फिर अचानक उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के नाखून और खून से लथपथ थे। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसकी उंगलियों ने मेरी गर्दन को छूते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सांस रुकने वाली है। खून की बूंदें मेरी त्वचा पर गिरने लगी और मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो और करीब आ रही थी। उसकी हंसी अब और तेज हो गई थी। उसने मेरे चेहरे के पास आकर अपनी खून से लथपथ जीभ को बाहर निकाला और वो मेरी गर्दन के पास से गुजरी। मेरी रूह कांप गई थी। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से सब कुछ खींच लिया गया हो। वो फुसफुसाते हुए बोली, तुम लोग यहां नहीं रह सकते? मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगी। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। मेरे पास अब बस एक ही रास्ता था, भागना। मैं किसी तरह अपने पैर हिलाने में कामयाब हुई और पीछे मुड़कर भागने लगी। जैसे ही मैं मुड़ी, मुझे उसकी चीख सुनाई दी। उसकी चीख इतनी तेज और भयानक थी कि मेरे कानों में खून उतरने लगा। मैं भागते हुए सीधा मेरे बेटे के कमरे में पहुंची। वो अब भी ये सबसे अनजान था और बेफिक्र होकर सो रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और मेरा दिल धक धक कर रहा था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और बाहर से अब भी उसकी आवाज गूंज रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो आत्मा सिर्फ एक भ्रम नहीं थी, वो यहां थी, हमारे बीच, हमारे घर में। और अब हमें यहां से निकलना ही होगा, वरना वो हमें भी वैसे ही मार डालेगी जैसे उसने उन पहले रहने वालों को मारा था। मैंने सुमित को जगाया और उसे सब कुछ बताया। उसकी आंखों में भी डर था, लेकिन अब भागने का वक्त आ गया था। हम ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकते थे। आखिर वो आत्मा हमें नहीं छोड़ने वाली थी। सुबह होते ही हमने गांव के बूढ़े चौधरी जी से घर के बारे में पूछा और उनकी बातों ने हमें झकझोर के रख दिया। उनकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह घर शापित था। यहां रहना मानो मौत को बुलावा देने जैसा था। मेरे दिमाग में अब भी उनकी बातों की गूंज थी। उन्होंने भारी गले में हमसे कहा था, उस औरत की आत्मा अब भी यहां भटकती है। उसने अपने बच्चों का गला घोंट के मार दिया था और फिर खुद को खत्म कर लिया। मैं घर वापस लौट रहा था, लेकिन मेरे कदम भारी हो रहे थे। गांव वालों की बातों से मन भर चुका था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई थी इस घर में आकर। लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था, आज रात ही सुमीत और राघव को लेकर इस जगह से भाग जाऊंगी। रात का वक्त हो चुका था। मेरा बेटा राघव और सुमीत सो रहे थे, लेकिन मैं अब भी जाग रही थी। दिल के अंदर अजीब सा खौफ भरा हुआ था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, घर के अंदर अचानक ठंडक महसूस होने लगी। बाहर हवा थमी हुई थी, लेकिन घर के अंदर जैसे बर्फीली ठंड घुस आई हो। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी मुझे लगा कि घर के दूसरे कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं। कोई धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और ध्यान से सुना। यह आवाज एकदम स्पष्ट थी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। वो आवाज मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। जैसे ही मैंने दरवाजे के पास पहुंचा, वो आवाज और स्पष्ट हो गई। ये किसी औरत की थी जो धीरे धीरे बोल रही थी, मानो किसी को कहानियां सुना रही हो। आ जाओ मेरे पास बेटा। वो बड़बड़ाहट अब तेज होने लगी थी। मैंने दरवाजा धकेला और जो देखा उसने मेरी रूह को जैसे जकड़ लिया। वो चुड़ैल मेरे बेटे के बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे। वो बाल इतने लंबे थे कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढक गई थीं, लेकिन उसकी लाल खून से सनी आंखों की चमक मुझे उन उलझे बालों के पीछे से साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी पीली सड़ी हुई त्वचा पर खून के धब्बे थे और उसके होंठों से ताजा खून टपक रहा था। खून की बूंदें मेरे बेटे के तकिए पर गिर रही थीं। उसकी सांसों में एक अजीब सी बदबू थी।
जैसे किसी सड़ी हुई लाश से आती हो। उसके नाखूनों पर खून जमा हुआ था और कुछ ताजा खून अभी भी टपक रहा था। उसके पैरों के नीचे खून का छोटा सा गड्ढा बन चुका था। उसके पैरों से बहता खून फर्श को भिगाता हुआ मेरे पैरों तक पहुंचने लगा था। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। वो मेरे बच्चे थे, किसी ने छीन लिए। अब मैं सबके बच्चे को ले जाऊंगी। उसकी आवाज भारी, डरावनी और कई आवाजों की मिश्रण थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। उसने अचानक अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उसकी आंखें मेरी आंखों में आ गईं। उन लाल आंखों में सिर्फ खून और नफरत थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा को चीर रही हो। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक गई और खून के छींटे उसके होठों से टपकते हुए मेरे चेहरे तक आ गए। मेरे पैर कांप रहे थे और सांसें अटक गई थीं। मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने एक भयानक हंसी हंसी जो मेरे कानों में गूंज रही थी और उसकी जीभ पर